हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 1 के साथ में। इस चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। सबसे पहले तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब लगातार भैया 15 दिन की ये सीरीज है, लेकिन 15 दिन नहीं लगेंगे। हफ्ते भर के अंदर हम ये 15 की 15 वीडियोस पब्लिक कर देंगे। ये देखिए, ये डे 1 रखा हुआ है, यहीं पर ये डे 2 रखा हुआ है, ये डे 3 रखा हुआ है। सब कुछ कंटेंट हमने रेडी कर लिया है, परेशान मत हो। इसके बाहर से विकल्प नहीं आएगा। अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है, ये 15 वीडियोस की सीरीज आपको देखनी है और इस बात की गारंटी आप 75 में 75 करके आओगे। घबराओ मत। अगर आपने कोर्स ले रखा है, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, जहां से पढ़ रहे हो, मेरा वादा है मेरे भाई, मेरे पास पढ़ाने के अलावा और कोई काम नहीं है। और हम हमेशा चाहते हैं कि आपके नंबर अच्छे से अच्छे आए। देर हैं लेकिन दुरुस्त आएंगे हमेशा। चलिए भाई, शुरू करते हैं डे 1 के साथ में। और जो लोग देखना, कमेंट करके जरूर बताना। रह गई जूलॉजी बॉटनी की बात, उसकी भी कुछ कोशिश कर रहे हैं व्यवस्था करने की। फिलहाल फिजिक्स केमिस्ट्री पूरी जिम्मेदारी है, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। ठीक भाई, पहला क्वेश्चन क्या है जरा सुनो। Two bodies are said to be in thermal equilibrium if they have equal temperature। ध्यान से समझो, कोई भी दो जो पिंड है वो आर सेट टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल का मतलब क्या होता है? तापीय साम्य में कहलाएंगे। तापीय का मतलब क्या है कि भैया दोनों में ऊष्मा का मान सेम है, ताप का मान सेम है। कब कहलाएंगे? जब भैया उनके क्या होंगे? इक्वल। टेम्परेचर उनके इक्वल होंगे, ताप उनके इक्वल होंगे। सभी को पता है ऊष्मा हमेशा ज्यादा वाले से कम वाले की तरफ जाती है और तब तक जाती रहती है जब तक दोनों का मान बराबर नहीं हो जाता भाई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है? तो ये भी टेम्परेचर को बताता है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता था कि मान लिया ए जो है वो बी के साथ इक्विलिब्रियम में है, ए जो है वो सी के साथ इक्विलिब्रियम में है। यानी सरल भाषा में ये इनका दोस्त है और इनका भी दोस्त है, तो ये लोग आपस में भी दोस्त होंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि ए बी से मिलेगा सी की बातें करेगा, ए सी से मिलेगा बी की बातें करेगा। तो ये आदमी कहेगा ये है कौन यार, चलो आपस में बात। तो बी और सी भी आपस में बातचीत करेंगे और दोस्त हो जाएंगे। यही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसे डिफाइन करता है भाई? टेम्परेचर को डिफाइन करता है। ठीक भैया, ये देखो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किससे रिलेटेड है? तो टेम्परेचर से ये रिलेटेड है। इफ टू सिस्टम्स, वही आ गया, देखो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ गया। अगर दो सिस्टम ए हैं और बी हैं, आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी किसके साथ में? विद थर्ड सिस्टम सी के साथ में। यानी जो ए है और बी है, ये दोनों मेरे भाई, ये भी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, ये भी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों भी आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। ए एंड बी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। यही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। हीट एंड टेम्परेचर आर, जो ऊष्मा है और ताप है वो क्या है? तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊष्मा ऊर्जा का रूप है। वाइल टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस, जबकि जो ताप है वो भैया डिग्री है। क्या काहे की डिग्री है? कि कितनी कोई चीज गर्म है। कोई चीज गर्म का मतलब क्या है? जैसे अगर कोई पूछे ताप क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, तो तुम कह दोगे जितना गर्म। नहीं, अगर कोई चीज ठंडी है तो वो भी तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नहीं है। इसका मतलब किसी वस्तु के ठंडेपन या गर्माहट की माप को ही ताप कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। डिग्री ऑफ हॉटनेस, कोई चीज कितनी ज्यादा गर्म है या कितनी ज्यादा ठंडी है, वही क्या कहलाता है? टेम्परेचर कहलाता है। इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस, आदर्श गैस समीकरण 9th क्लास में पढ़ा दी जाती है। पीबी बराबर आरटी, पीबी बराबर आरटी, पीबी बराबर आरटी, पीबी बराबर आरटी आदर्श गैस समीकरण होती है। लेकिन कुछ भी आदर्श नहीं होता है। परफेक्शन इज द एंड ऑफ लाइफ। जो भी चीज परफेक्ट हो गई उसकी जीवन का अंत हो गया। जब कुछ परफेक्ट नहीं है तो कुछ गलती होगी, आदर्श गैस होगी नहीं। आदर्श गैस नहीं होगी तो कैसी होगी? फिर वास्तविक होगी। बोले आदर्श छोड़ो, रियलिटी पे आओ, वास्तविक कैसी होती ये बताओ। तो वास्तविक कैसी होगी? वास्तविक गैस की क्वेश्चन में कुछ फर्क आएगा। आदर्श गैस समीकरण क्या है? पीबी बराबर आरटी है। कह दो हाँ। जब आदर्श कुछ होता नहीं है तो कुछ दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी भैया? प्रेशर इतना नहीं होगा, बल्कि थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाएगा। कितना होगा? A/B² प्रेशर बढ़ जाएगा। वॉल्यूम इतना नहीं होगा, कुछ वॉल्यूम कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? B माइनस का V होगा। बराबर में क्या होगा मेरे भाई? बराबर में RT होगा। यानी फॉर्मूला होगा P+A/B², V-B बराबर RT। ये आदर्श गैस नहीं है, बल्कि ये वास्तविक रियलिटी वाली जो गैसेस होती हैं उनके लिए है। इसे वैन डर वाल्स ने बताया था, इसलिए इसे वैन डर वाल्स समीकरण कहते हैं भाई। ठीक है, द डायमेंशन ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट बी, इसमें जो बी है इसकी भैया बीमा बताओ, इसका मात्रक बताओ। बहुत सरल है, जरा समझो। फिजिक्स में सूत्र तब बनता है, सूत्र देखो, जब भी कभी कोई फार्मूला बन रहा हो जब बीमा बराबर होती। समझो, अगर मेरे भाई ये ठीक फार्मूला है तो v का मान b के बराबर होना चाहिए। यही तरीका होता है कि भैया v माइनस बी है, इसका मतलब v और v आपस में बराबर रहे होंगे। इसी वजह से ये फार्मूले में एक दूसरे के साथ में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे p और A/B² एक दूसरे के बराबर रहे होंगे, इसीलिए ये फार्मूले में एक दूसरे के साथ दिखाई दे रहे हैं। और v क्या है भैया? वॉल्यूम यानी आयतन है। आयतन मतलब
मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई के लिए L, चौड़ाई के लिए L, ऊंचाई के लिए L, यानी B का जो मात्रक हो जाएगा, जो डायमेंशन हो जाएगी, जो विमा हो जाएगी वो L की पावर 3। L की पावर 3 मतलब वॉल्यूम, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और अगर इसका मात्रक भी कोई पूछ ले तो मीटर की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि लंबाई के लिए मीटर, चौड़ाई के लिए मीटर, ऊंचाई के लिए मीटर, टोटल क्या हो जाएगा भैया, मीटर की पावर 3 हो जाएगा भाई। ठीक है। इन वॉन डेर वाल्स इक्वेशन द कांस्टेंट B हैज द सेम यूनिट। ये देखो B की यूनिट किसके बराबर होगी, तो आयतन यानी V के बराबर होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज पाथ डिपेंडेंट, कौन सी क्वांटिटी है, इक्वेशन नहीं क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी जो है भैया वो पाथ इंडिपेंडेंट होती है, यानी जो रास्ते पर निर्भर नहीं करती कि कहां से जाओगे। आप अपने घर से कोचिंग तक आ रहे हो, घंटा घर होके आ रहे हो, लाल इमली चौराहे होके आ रहे हो, इधर लोहारों वाले चौराहे, उससे मतलब नहीं है। पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कोचिंग से मतलब है, खाली कहीं से आओ हमें उससे कोई मतलब नहीं। जैसे हम भी पाथ इंडिपेंडेंट हैं, आप कहां से आ रहे हो, किस रास्ते से आ रहे हो, हमें क्या मतलब है। आप यहां पढ़ने आ रहे हो, हम पढ़ाएंगे। जैसे 1 अप्रैल से नए बैच शुरू हो रहे हैं, तो भैया हमें दुनिया भर से मतलब नहीं रहता, भैया स्टेटस लगा दिया, बच्चा आया, पढ़ाया, हाँ किसी को समस्या है तो घर तक भी छोड़ आएंगे, लेकिन है तो पाथ इंडिपेंडेंट। भाई तुम किधर से भी आओ, हमें क्या फर्क पड़ता है। इफ देयर इज सक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम, यानी अगर क्या होता है, सक्सेसिव का मतलब लगातार, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कमी होती है, एंड एक्सपेंशन का मतलब बढ़ता है इन द वॉल्यूम, किसी आयतन में, वॉल्यूम मतलब आयतन में पहले कमी होती है फिर बढ़ता है, तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, तो भैया जब कमी होगी तो वर्क डन निगेटिव हो जाएगा, कम हो जाएगा कार्य। ठीक है। जब एक्सपेंशन यानी जब बढ़ोतरी होगी आयतन में, क्योंकि फार्मूला क्या होता है बताओ, फार्मूला होता है W बराबर P डेल्टा B भाई। ठीक है। तो जब इसमें कमी होगी तो आंसर कहाँ में आएगा, माइनस में आएगा, यानी निगेटिव हो जाएगा। जब ये बढ़ेगा तो आंसर कहाँ में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, यानी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा W की वैल्यू। तो अगर कमी होती है आयतन में तो कार्य भी कम हो जाएगा, बढ़ेगा तो फिर कार्य भी पॉजिटिव हो जाएगा। इन आ साइक्लिक प्रोसेस, किसी साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है कितनी होगी, 0, क्योंकि पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है, पाथ इंडिपेंडेंट है, जहां से शुरू करा वहीं पे आके खत्म होगा। जब पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही तो काहे पे डिपेंड कर रही, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, शुरू कहां से करा, खत्म कहां पे किया, शुरू भी वहीं से करा, खत्म भी वहीं पे करा, तो भैया जो टोटल एनर्जी इंटरनल होगी किसी साइकिल के लिए वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। द वर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 कैलोरी ऑफ हीट विल बी, 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं, बिल्कुल याद कर लो, 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ परफेक्ट गैस इज इक्वल टू, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो स्थितिज ऊर्जा है परफेक्ट गैस के लिए, गैस क्या है भैया, गैस के अणु अंधाधुंध गति करते हैं, जब वो अंधाधुंध गति करते हैं तो उनमें गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी परफेक्ट गैस के लिए, 0 होगी भाई। ठीक है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज अ स्पेशल केस ऑफ, यानी जो पहला वाला लॉ है वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही बदला हुआ रूप है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न हो सकती है ना नष्ट हो सकती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। और फर्स्ट लॉ यही कहता है Q बराबर डेल्टा U प्लस W, बोले जो ऊष्मा है उसका कुछ भाग इंटरनल एनर्जी में बदल जाता है, कुछ बाहरी वातावरण पर किए गए कार्य में बदल जाता है। Q बराबर डेल्टा U प्लस W होता है, इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, यही फर्स्ट लॉ का बदला हुआ रूप है। इफ P इज द प्रेशर, अगर P प्रेशर है, U इंटरनल एनर्जी है, V वॉल्यूम है, तब मेरे भाई dQ जो हीट है वो कितनी होगी, तो du बराबर होगा dQ प्लस माइनस का PdV। अभी बताया हमने Q बराबर क्या होता है, डेल्टा U प्लस W। ठीक, W को अगर इधर उठा लो तो du बराबर क्या हो जाएगा, dQ लिख दो या Q लिख दो, बातें की है, W इधर माइनस का आ जाएगा, और W बराबर अभी आपको फार्मूला बताया क्या होता है, P डेल्टा B, तो फार्मूला हो जाएगा du बराबर dQ माइनस का PdV। भाई बिल्कुल आसान है, इस तरीके से यही ऊष्मागतिकी का पहला नियम है जो आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक, आगे चलते हैं। द क्वांटिटीज विच रिमेन्स कांस्टेंट इन आइसोथर्मल, समझो आइसोथर्मल का मतलब समतापी, बोलो आइसोथर्मल का मतलब समतापी, तो उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, T चेंज नहीं होगा। आइसोबारिक का मतलब समदाबी, इसमें दाब चेंज नहीं होगा, यानी P चेंज नहीं होगा। और आइसोकोरिक का मतलब सम आयतनिक, इसमें V चेंज नहीं होगा, यानी आयतन चेंज नहीं होगा भाई। ठीक है। द क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट इन एडियाबेटिक प्रोसेस, जब कभी एडियाबेटिक रुद्धोष प्रक्रम होगा तो कौन सी क्वांटिटी नहीं बदलेगी, तो हीट नहीं बदलेगी, यानी ऊष्मा नहीं बदलेगी भाई। ठीक,
फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, किसी साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा। एंथैल्पी का फार्मूला क्या होता है? तो एंथैल्पी होती है H बराबर U प्लस PV। H फॉर एंथैल्पी, U फॉर इंटरनल एनर्जी एंड PV फॉर प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। द करेक्ट स्टेटमेंट इज CB का मान, CB मतलब क्या है? C फॉर क्या है भैया? C फॉर विशिष्ट ऊष्मा है, B मतलब स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, P मतलब स्थिर प्रेशर यानी दाब पर विशिष्ट ऊष्मा है। CB की वैल्यू हमेशा कम होती है Cp से भैया, ठीक है? Cb की वैल्यू Cp से कम होती है। Cp माइनस Cb बराबर R, ये मेयर का फार्मूला है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो पॉइसन की इक्वेशन होती है, पॉइसन की समीकरण है, वो Pb की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होती है। ध्यान से समझो, आदर्श गैस के लिए Pv बराबर RT पढ़ रखा है, वैसे एडिया रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए पॉइसन की समीकरण होती है Pb की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। अगर इसे भैया ये P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, प्रेशर वॉल्यूम के टर्म में है। अगर आप इसे टेम्परेचर वॉल्यूम के टर्म में देखोगे तो Tb की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट होता है भाई, ठीक है? उसके अलावा द करेक्ट स्टेटमेंट, एक करेक्ट स्टेटमेंट भी है। क्या स्टेटमेंट है? कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्लोप समझते हो मेरे भाई, सरल भाषा में कहते हैं tan थीटा निकालना हम लोग भाई, ठीक है? कोई ग्राफ कितना ज्यादा झुका हुआ है, ठीक, कितनी ढलान है, ढाल कह लो इसे हिंदी में, स्लोप, कितना ढाल है उसी को स्लोप कहते हैं। तो स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व, अगर आप रुद्धोष्म प्रक्रम का स्लोप निकालते हो तो वो ज्यादा होगा आइसोथर्मल वाले का। कितना ज्यादा? तो गामा गुना होगा। जो ढलान है आइसोथर्मल वाले की, समतापी वाले की ढलान है वो कम होगी और रुद्धोष्म वाले की ढलान ज्यादा होगी भाई, ठीक है? इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्क डन पूछ सकता है। समतापी के लिए वर्क डन होता है W बराबर RT log V2 अपॉन V1। उसके अलावा एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए भी वर्क आपको पता होना चाहिए, यानी रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए होता है W बराबर R अपॉन गामा -1 T1 माइनस का T2। द डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट इनटू मैकेनिकल वर्क, वो डिवाइस जो हीट को, ऊष्मा को कार्य में कन्वर्ट कर देता है। तो इंजन ही तो होता है। आपने पेट्रोल डाला, डीजल डाला, इलेक्ट्रिसिटी दी, वर्क आपको मिलने लगा। मोटर चलाया, आपने इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो ना, हीट दे रहा हो, ऊष्मा दे रहा हो, और वो काहे में कन्वर्ट हो रहा है? कार्य में। पानी आपका पहुंच रहा है, जो भी काम हो रहा है, तो हीट को कन्वर्ट करेगा वर्क में कौन? हीट इंजन कन्वर्ट करेगा। अ कार्नोट साइकिल कंटेन्स, यानी जो कार्नोट इंजन होता है भैया, 2 आइसोथर्मल एंड 2 एडियाबेटिक प्रोसेस, इस तरीके से पूरा साइकिल बनता है। अलग से हमने थ्योरेटिकल भी पढ़ा है और पढ़ाएंगे, टेंशन मतलब आगा के पढ़ाएंगे भैया, ठीक है? 1 2 3 4 इस तरीके से पूरा ग्राफ उसका आता है। 4 स्ट्रोक ये इंजन होता है, जिसमें 2 आइसोथर्मल होते हैं और 2 एडियाबेटिक होते हैं। इफ द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक, हमेशा याद रखना सवाल में, जो टेम्परेचर ज्यादा होगा वो सोर्स का होगा, क्योंकि वहां से टेम्परेचर आ रहा है। जो कम होगा वो सिंक का होगा। तो T1 टेम्परेचर अगर सोर्स का है, T2 भैया सिंक का है। तो इफिशियंसी, किसी इंजन की काम करने की क्षमता कितनी होगी? तो 1 माइनस का T2 अपॉन T1 होगी भाई, ठीक? जैसे आ कार्नोट इंजन वर्क्स बिटवीन 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें ज्यादा कौन है? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा है। तो T1 का मान यानी सोर्स का टेम्परेचर आप कितना लोगे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड मेरे भाई MKS पद्धति में नहीं है। MKS पद्धति में ताप का मात्रक केल्विन होता है, तो आप इसमें 273 जोड़ दोगे, ठीक? 273 जोड़ोगे तो ये 373 केल्विन बन गया भाई। ऐसे ही जब आप T2 निकालोगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आप 273 जोड़ोगे तो ये हो गया कितना? 273 केल्विन हो गया भाई, ठीक? अब कह रहा है इसकी इफिशियंसी बताओ। फार्मूला क्या होता है? ईटा बराबर 1 माइनस का T2 अपॉन T1। 1 ऐसे ही आएगा, T2 का मान 273 है, बटे में 373 आएगा, 373 एकम 373 आएगा, में चले जाएंगे 273, कितने बचेंगे भैया? 100 बटे में 373 आ जाएगा, ठीक है? अब हमें परसेंटेज में इफिशियंसी चाहिए है, तो परसेंटेज के लिए हमें 100 से गुणा करनी पड़ेगी भैया, ठीक? 100 से गुणा कर देंगे। जब आप 10,000 बटा 373 करोगे तो आंसर आ जाएगा 26.8% भाई, ठीक है? बिल्कुल आसान है, सरल है, सुरक्षित है, बच्चा जिसे कर सकता है। इसके अलावा मेरे भाई, द इंजन हैविंग मैक्सिमम इफिशियंसी, कौन सा इंजन जिसकी इफिशियंसी, काम करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है? तो कार्नोट इंजन की होती है। द इफिशियंसी ऑफ अ रिवर्सिबल हीट इंजन डज नॉट डिपेंड अपॉन वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस किस पे काम किया जा रहा है उससे मतलब नहीं है, सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पे इफिशियंसी डिपेंड करेगी। T2 और T1 पे डिपेंड करेगी, किस पे काम किया जा रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। इंटरनल कंबशन इंजन, यही जो भैया अपना इंजन है कार्नोट वाला, कितने स्ट्रोक होता है? तो 4 स्ट्रोक इंजन होता है, 2 आइसोथर्मल 2 एडियाबेटिक होते हैं भाई, ठीक है? द इफिशियंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन वर्किंग
बिटवीन द सेम टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर सेम है, ये वाला एक इंजन है T1 T2 सेम है, ये वाला एक इंजन है T1 T2 सेम है, तो वर्किंग सब्सटेंस कुछ भी हो, दोनों की काम करने की क्षमता सेम होगी, इफिशिएंसी सेम होगी, यही बता रहा है कि इज सेम भैया। ठीक है, ये 35 क्वेश्चंस हैं, अगले लिखे रखे हुए हैं, आपको दिखाई दे रहा है। अगली पीडीएफ में कितने क्वेश्चन है भाई? अगली पीडीएफ में क्वेश्चन है, ये वाली पीडीएफ है सर, डे 2 ये वाली पीडीएफ है। इस वाली पीडीएफ में मेरे भाई क्वेश्चन है कितने? 37 38 के करीब इसमें भी, यानी एवरेज आप पकड़ के चलो 500 प्लस विकल्प हम आपको इसमें भी देने वाले हैं। 75 में 75 गोले आप रंग किया होगा, इस बात की गारंटी है। इसी सीरीज के अंदर आपको पेपर भी पीछे लगा के दिखाएंगे कि किस तरीके का पेपर आता है और किस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। अगर पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव भी है, टेंशन बिल्कुल ना लो, डरो मत भाई, थोड़ा सा भरोसा रखो, मेरा काम ही पढ़ाना है, 15 साल में पढ़ाते हो गए। हाँ, चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, कई बार फंस गए, अब इस बार तो शादी के चक्कर में काफ़ी समय इधर हो गया, और बहुत सारी जिम्मेदारियां जब चीज़ें आती तो संभालने में भी समय लगता है, और बाकी घर ही हमारा इसी से चलता है, इतने लोग काम करते हैं, उनकी सैलरी भी इसी से चलती है, तो भाई थोड़ा सा परेशान मत हो यार, ठीक है, भरोसा रखो, इस बात की गारंटी। अगर आपके पेपर 10 अप्रैल से भी है, कुछ बच्चे कह रहे थे सर 11 अप्रैल से पेपर हैं, 10 मान के चल रहे हैं, 11 बहुत दूर है भाई, ठीक है, 10 अप्रैल से भी अगर आपके पेपर हैं, इस बात की गारंटी है, आपको बेहतरीन कंटेंट ला के दे रहे हैं। हमने कह दिया है भैया, वीडियो भी ऐड होनी स्टार्ट हो गई होंगी, जो लोग एप्लीकेशन पर देख रहे हो ये वाली वीडियो भी मिलेंगी, साथ ही साथ में मेरे भाई डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाएंगे जो अलग से भी ऐड करके आपको देंगे। जैसे आज कोर्स एनालिसिस बनाने वाले हैं 4th सेमेस्टर की और 6th सेमेस्टर की, ताकि उस जो एप्लीकेशन पे कोर्स लॉन्च किया था उसे फटाफट से पूरा कराया जा सके, अच्छे वन शॉट आपको देंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, 1 लाख सब्सक्राइबर्स पे हो गए, इस बात की हमें खुशी है। लगभग 2 महीने की बाद इस पर वीडियो जा रही, लेकिन अभी इसे भी पहुंचाना है लगभग 10 लाख तक, 1 मिलियन तक। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।